मेरी उम्र 12 साल है। मेरे दादाजी हवेली के एक गंदे से कमरे में बीमार औरतों को भेजते और 7 दिन बाद वे बिल्कुल सही सलामत बाहर आ जाती। दादाजी सिर्फ औरतों का इलाज करते थे। एक दिन मैं कमरे में जाने लगी तो माँ ने पकड़कर मुझे बहुत मारा और कहा, खबरदार इस कमरे के पास भी देखा तो टांगे तोड़ दूंगी। एक रात में बीमार थी और मैंने सोचा दादाजी की हवेली वाले कमरे में जाती हूँ, ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही कमरे में गई तो मेरी रूह कांप गई और चक्कर खाकर बेहोश हो गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम अदा है। मेरी उम्र 12 साल थी। मेरा ताल्लुक बहुत अच्छे ख़ानदान से है। हमारी एक बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन एक कमरा ऐसा था जहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरी उम्र उस वक्त कम थी, इसलिए मेरे दिल में इस सवाल ने घर बना लिया कि आखिर उस कमरे में क्या होता है। वे कमरा मेरे दादा का था, बल्कि वे कमरा नहीं था, बहुत बड़ा हॉल था जिसको बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था। मैं सारे घर में इधर उधर फिरती रहती, क्योंकि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पली हुई थी। लेकिन उस कमरे के पास जाने के लिए मुझे भी इजाज़त नहीं थी। मेरी माँ कहती थी कि तुमने इस कमरे में कभी नहीं जाना, ये गंद वाला कमरा है, घर की गंद और फालतू सामान यहाँ रखा गया है। लेकिन अगर यहाँ पर घर का गंदा सामान होता है तो मेरे दादाजी इस कमरे में औरतों को क्यों भेजते थे और 7 दिन तक औरतें वहाँ से बाहर नहीं आती। 7 दिन के बाद वापस आती और फिर अपने घरों को चली जाती। उनके लिए 7 दिन का खाना भी, पानी भी सब इसी कमरे में जाया करता था। जब इस कमरे में कुछ नहीं था तो 7 दिन तक औरतें वहाँ क्या करती थी और 7 दिन बाद में औरतें सही सलामत बाहर आ जाती। जबकि मेरी माँ मुझे डरा कर रखती थी कि वहाँ नहीं जाना, वरना तुम्हें कोई चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। एक दफ़ा तो सुबह सुबह मुझे एक औरत के रोने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि मेरे दादा घर के सहन में बैठे थे और वे औरत जिसने बुर्का पहन रखा था मेरे दादा के कदमों में बैठी थी। कहने लगी कि मुझे भी इस कमरे में भेज दीजिए, आपको ऊपर वाले का वास्ता है। मैं बहुत परेशान हो गई। दादाजी उससे कहने लगे कि बेटी बात को समझो, तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, अगले हफ्ते आना। वे कहने लगी कि मुझे अभी इजाज़त मिली है, अगले हफ्ते मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी, मेरे घर में मेहमान को आना है, वे 7 दिन तक घर से निकल नहीं सकती। मेहरबानी करके मुझे अभी उस कमरे में जाने दें। मैं घर के अंदर खड़ी थी, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही थी और मैं छुप कर ये मंजर देख रही थी। फिर वह औरत बुरी तरह चिल्लाना शुरू हो गई। दादा ने कहा कि शोर मत करो बेटी, तुम्हारी जगह बनवा देता हूँ। जगह बनवाने से दादा का क्या मतलब था कि वे कमरा औरतों से भरा हुआ था, वहाँ जगह नहीं थी। ऐसा भी वहाँ पर क्या होता था। अभी मैं ये सोच रही थी कि मुझे पीछे से सर पर थप्पड़ पड़ा और मेरी माँ ने कहा कि क्या कर रही हो तुम, मना किया था ना तुम्हें। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, माँ मुझे हमेशा इस कमरे में जाने से मना करती थी, मुझे झूठी झूठी बातों से रोकती थी। मेरे भाई तो सब कुछ करते फिरते थे, इसलिए मैं भी सब कुछ करना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि तुम हर जगह नहीं जा सकती हो, पर इंसान की फितरत होती है कि जिस काम को उसे रोका जाए वही काम करने के बारे में सोचता है। अब मैंने अपनी माँ के साथ ज़िद बना ली और इरादा कर लिया कि मैं जान कर ही रहूँगी कि इस कमरे में क्या होता है। एक दफ़ा तो मेरे पास मेरी एक दोस्त आई और कहने लगी कि आ जाओ खेलेंगे, मैं पूरा दिन तुम्हारे घर में ही रहूँगी। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे इजाज़त मिल गई मेरे घर में रहने की, तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें कहीं जाने नहीं देते। तो उसने बताया कि मेरी माँ कहीं गई हुई हैं 7 दिन के लिए इलाज कराने के लिए, बाबा भी सुबह काम पर चले जाते हैं, इसलिए मैं मौका देख कर आ गई हूँ। मैंने कहा फिर तो 7 दिन के लिए लगता है तुम्हारी माँ मेरे घर आई होगी। वह हैरान हुई कि मेरी माँ तुम्हारे घर क्यों आएगी, वे तो किसी और शहर में गई हैं। मैंने कहा कि तुमसे झूठ बोला है, आजकल जो भी औरत 7 दिन के लिए घर से गायब होती है वे मेरे ही घर आती है, मेरे दादा उसका कोई इलाज करते हैं। वे कमरा देख रही हो ना, वहाँ पर छोड़ देते हैं उनको 7 दिन के लिए। फिर उस कमरे में खाने भी जाता है, पानी भी और बाकी ज़रूरत की चीज़ें भी वहाँ जाती हैं। वे कहने लगी फिर तुम मुझे मेरी माँ से मिलवा दो, उनकी बहुत याद आ रही है, चलो अंदर चलते हैं। मैंने कहा कि इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी कि वहाँ कोई बच्चों को नहीं जाने देता।
तो क्या हुआ, हम चले जाएंगे। हमने कौन सा सबको बता कर जाना है कि हम अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर पकड़े गए तो बड़ी बेइज्जती होगी। वे कहने लगी कि कुछ नहीं होगा, जान से तो नहीं मार देंगे। मुझे मेरी माँ से मिलना है, उनसे बात करनी है, पूछना है उनसे कि उनको ऐसी कौन सी बीमारी थी कि वे 7 दिन के लिए घर से बाहर चली गई, छोटे छोटे बहन भाइयों को मेरे हवाले करके। पूरा दिन मैं काम करती हूँ, थक जाती हूँ यार, मदद कर दे मेरी। मैं अपनी दोस्त के कहने पर उस कमरे के करीब चली गई और सीढ़ी लगाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगी। मेरी सहेली कमरे के करीब चली गई और मेरी दोस्त सीढ़ी को पकड़े खड़ी थी और मैं ऊपर चढ़ रही थी। कुछ ही देर में मैंने अंदर झांक कर देख ही लेती और आज मुझे पता चल ही जाता कि उस कमरे में क्या होता है कि मुझे तभी कुछ आवाज़ आई। वे मेरी माँ की आवाज़ थी जो मेरी सहेली को डांट रही थी और मेरी सहेली को मार भी रही थी। मुझे भी मेरी माँ ने देख लिया और सीढ़ी को हिलाना शुरू कर दिया कि मैं नीचे आऊँ वरना गिरा दूंगी। और मैं जल्दी से नीचे आई और मुझे पता था कि मेरी पिटाई होने वाली है। माँ ने भी मुझे मारना शुरू कर दिया और कहा दोबारा उस कमरे की तरफ जाने का। सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना मुझे मेरे माँ बाप ने मना कर रहे थे उतना ही मेरे अंदर जिद और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैंने उस कमरे से चीखे पुकार की आवाज़ सुनी। एक औरत चीख रही थी और कह रही थी मुझे बाहर जाने दो, मैंने यहाँ पर नहीं रहना, मैंने ये काम नहीं करना। और दादा भी चिल्ला कर कह रहे थे कि बीबी अब आई हो तो ये काम करना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से मैंने 4 औरतों को मना किया है, मैंने यहाँ से जाना है, ये बात बहुत मुश्किल है। दादा ने कहा ये जगह बहुत मुश्किल से मिलती है और अब तुम इरादा बदल नहीं सकती। औरत रोने लगी और मैं सोचने लगी कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। एक दफ़ा मैं रात को अपने कमरे में सो रही थी। एक रात मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे पापा भी जाग गए और माँ भी, दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मैं माँ के गले लग गई और रोने लगी। मेरे पापा ने कहा कि क्या हुआ है। उसको मेरी माँ ने कहा कि हमेशा उस कमरे के आसपास मंडराती रहती है, कहीं उसने अंदर झांक कर तो नहीं देख लिया। पापा और माँ की आंखों में अजीब डर था। पापा ने कहा ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, फिर तो ये सारी ज़िंदगी डरती रहेगी। मैं उस वक्त नींद में नहीं थी, उनकी बातें सुन रही थी। आखिर ऐसा क्या था कमरे में जिसको देखकर कोई सारी ज़िंदगी डर सकता है। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे ना भेजने की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। माँ को बताया तो उन्होंने कहा कि दवाई दे देती हूँ, ठीक हो जाओगी। लेकिन मुझ पर माँ की दवाई का असर नहीं हो रहा था। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरी माँ अपने काम में मसरूफ़ थी, घर में कोई भी नहीं था। सोचा कि औरतें उस कमरे में जाती हैं और ठीक हो जाती हैं। कहीं तो सब कहते थे कि 45 साल की बीमारियां दूर हो जाती हैं और हमारे सदियों पुराने मसले हल हो गए हैं। सिर्फ मेरे तो पेट में दर्द है, अगर मैं 1 घंटे के लिए इस कमरे में चली जाऊंगी तो मेरा दर्द भी ठीक हो जाएगा और यही अच्छा बहाना है। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं वहाँ चली गई। उस कमरे में जाने का कोई मसला नहीं था, आराम से मैं अंदर जा सकती थी। उसके दरवाजे के ऊपर इतनी जगह थी कि मैं आराम से उसके अंदर निकल सकती थी। मसला ये था कि वहाँ जाने से पहले किसी न किसी को खबर हो जाती थी और मेरा प्लान नाकाम हो जाता। लेकिन आज उम्मीद बिल्कुल साफ लग रही थी। आज मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं था। पापा घर नहीं थे, घर के कुछ नौकर भी छुट्टी पर थे। दोपहर का वक्त था। माँ अपने काम करने के बाद थोड़ी देर सो गई थी और मेरे पास यही वक्त था कि आज अपना काम कर सकूं। मैंने बहुत आराम से सुकून से सीढ़ी को गेट पर रखा और आराम से दूसरी तरफ उतर गई। अब मैं उस कमरे के अंदर थी। दरवाजे के आगे बड़ा सा पर्दा लगाया हुआ था। पर्दे को हटाया तो सामने अंधेरा था। मैं कमरे के अंदर आ गई और मुझे महसूस हुआ कि जैसे उस कमरे में मेरे अलावा भी कोई है। मैं आसपास देखने लगी कि कहीं तो लाइट लगी होगी। कमरा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि कमरों के हिसाब से वहाँ 10 कमरे बनाए जा सकते थे। उसको कमरा नहीं कहना चाहिए था, ये तो किसी तबेले जैसा लग रहा था और इतनी गंदी बदबू आ रही थी इस कमरे से। मैं हैरान रह गई, इतनी गंदी बदबू थी कि मैंने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। जल्दी जल्दी स्विच तलाश करने लगी जो मुझे मिल ही गया। 2 3 4 बटन दबाए तो अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस कमरे में गंदी चीज़ें रखी जाती थी, लेकिन इस गंदी को यहाँ से हटाया नहीं गया जो इतनी बुरी बदबू आ रही थी। जैसे ही मैंने सामने का मंजर
देखा तो मेरी रूह काँप गई। वे किसी 12 साल की बच्ची के लिए एक निहायत ही अजीब और खौफनाक मंजर था। उस कमरे में कुछ जानवर पड़े थे जो लाइन से बैठे हुए थे, 7 से 8। लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि उन जानवरों के सर औरतों की तरह के थे, पर जिस्म गाय जैसे थे। मैं बुरी तरह चिल्लाने लगी तो वे सारे एक साथ बोलने लगे कि डरो नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, क्यों डर रही हो। और मैं वहाँ पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो अपने कमरे में थी और मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी रो रही थी और मेरे पापा के साथ लड़ रही थी, क्यों करते हैं तुम्हारे पापा इस तरह के काम, वे ज़माना चला गया, अब कौन ऐसे काम करवाता है, दूसरों को भी तंग करते हैं, घर में इस तरह की चीज़ें रखेंगे तो बच्चों का ध्यान तो जाएगा ही। बच्चों की आदत होती है जिस काम को मना करो उन्हें वही करना होता है, उनका क्या कसूर है। कितनी बुरी तरह डर गई मेरी बच्ची। अगर डर के मारे उसका दिल बंद हो जाता तो वहीं पड़े हुए मर जाती तो हम क्या करते, डॉक्टर के पास ले जाते, तब तक भी क्या कर लेते हम लोग। अपने पापा से मना करवाओ कि अब ये पुरानी रिवायत बंद करें, कोई नहीं करता ये सब। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं कभी माफ़ नहीं करती तुम सब लोग को। तो वे कह रहे थे कि वहाँ तो कुछ नहीं है, बस गंदी चीज़ें होती हैं, पर ये तो इस घर में रहती है। मेरे पापा ने कहा इतनी भी छोटी नहीं है, ये अच्छी भली बड़ी हो गई है, 2-3 साल तक जवान हो जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि बस मेरी बच्ची की जान मेरे लिए सबसे ज़्यादा है, मैं अपने घर में इस तरह की कोई हरकत नहीं होने दूँगी। ख़त्म करो वह और सारा काम छोड़ दे, इस उम्र में इस तरह की हरकत ना करें, कल को किसी को कुछ हो गया तो उसका ज़िम्मा भी हमारे गले में पड़ जाएगा। मैं उठी, मैंने डरना शुरू कर दिया कि मैंने वहाँ गायें देखी थी, उस कमरे में गायें पड़ी हुई थी, लेकिन उनके सर औरतों के थे। ये क्या हो रहा था, मैं बुरी तरह चिल्लाने लगी और मेरी माँ फिर से रोने लगी। अब तो मेरे पापा भी परेशान हो गए। 1 हफ्ते तक मैं इसी तरह डरती चिल्लाती रही, मुझे बुखार रहा, मेरी हालत बहुत बुरी रही, यहाँ तक कि मुझे अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार किया। 3 दिन बाद मैं कुछ नॉर्मल हुई और फिर मुझे मेरे घर ले आए। फिर एक दिन मेरे दादा और मेरे माँ बाप दोनों मेरे पास बैठे थे और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, तुम जिस चीज़ से डरती थी तुम्हें उसके बारे में बताना चाहते हैं और तुम्हें इसलिए इस कमरे में जाने नहीं देते थे कि कहीं तुम डर ना जाओ, और फिर देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैंने कहा कि वे सब क्या था, मुझे बताएं, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरे दादा ने कहा कि ये यहाँ के लोगों की एक पुरानी रिवायत है जो तुमने देखा, वे एक तरह का इलाज है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ पर कोई गाय नहीं थी, वे सारी की सारे औरतें ही थी। दरअसल इस तरह के इलाज में एक ऐसे शख्स को जिसको कोई बहुत ही ज़्यादा पुरानी बीमारी हो, जिसका वे सालों से इलाज करवा रहा हो लेकिन उससे भी ठीक नहीं हो सकता हो, तो वे 7 दिन के लिए उस बड़े जानवर की खाल में पूरी तरह अपने आप को लपेट कर रखना होता है और एक कमरे में पड़े रहना होता है। ये अमल बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि 7 दिन तक जानवरों की खाल को अपने बदन से लगा कर रखना होता है। उसमें से बहुत बुरी बदबू आती है जो आपको बर्दाश्त करनी होती है। खाना भी आपको बहुत ही हल्का खाना होता है। ये अमल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादातर लोग उसे नहीं करते। पुराने टाइम में बहुत करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इससे दूर होने लगे क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन एक दफ़ा इस अमल से जिसका जिस्म गुजर जाए तो ये समझ लो कि वे दोबारा से पैदा हुआ है, उसके सारे मसले हल हो जाते हैं। इसलिए मैं ये सब करवाता हूँ क्योंकि ये हमारी पुरानी रिवायत है और बहरहाल उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। उस तरह से कोई शख्स जानवर की खाल लपेट कर गर्दन तक बैठा होता है तो जाहिर है अजीब लगता है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाने नहीं देते थे। बच्चों को ये मंज़र देखना कोई अच्छी बात नहीं है और तुम हमारे ख़ानदान की एक ही बच्ची हो, लेकिन अब तो तुम बड़ी हो गई हो। सोचा था कि तुमको एक दफ़ा समझाना ही काफ़ी होगा, लेकिन तुम तो वहीं पर जा पहुँची। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई और मैंने कहा, क्या वाकई उससे फ़ायदा होता है? तो मेरे दादा ने कहा कि हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, औरतों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। ये इलाज सिर्फ मर्दों के लिए था क्योंकि औरतों का 7 दिन तक ऐसे बैठे रहना कोई अजीब सी बात लगती थी, लेकिन मैंने औरतों का भी इलाज करना शुरू कर दिया और उससे फ़ायदा भी होने लगा।
जब मुझे पता चला कि यह तो एक तरह का इलाज था तो मेरे दिल से सारा डर निकल गया। अचानक से मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। लेकिन मेरे माँ बाबा ने दादा को कहा कि ये काम अब नहीं करेंगे। मैंने कहा अपने घर वालों से कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दादा को ये काम करने दें, इससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है तो ये रोकना नहीं चाहिए। बाकी लोग कई कई सालों तक अपने साथ बीमारियाँ लेकर चलते रहते हैं, इलाज भी करवाते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन असर नहीं होता। अगर इस तरह से लोगों को शिफा मिल रही है तो हमें ये नहीं रोकना चाहिए। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि अब इस घर में ये काम नहीं होगा। कल को किसी रिश्तेदार या किसी मेहमान के बच्चे आएंगे तो क्या हम उनको भी रोकते फिरेंगे? वैसे भी गांव वाले भी आपके खिलाफ हो रहे हैं। वे कहते हैं ये इलाज औरतों के लिए नहीं है, आपने औरतों के लिए क्यों शुरू किया है? हमारी वजह से कोई फसाद बन जाएगा। वैसे यहाँ के लोग भी ऐसे ही थे, बातों बातों पर लोग मारने मरने पर उतरते थे। इसलिए दादाजी ने भी इसे मुसीबत समझकर ख़त्म कर दिया। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी वे मुझे सब कुछ बताया करते थे कि ये सब कैसे होता है, उसका तरीका क्या है, किस तरह से करते हैं, 7 दिन तक कहाँ रखना होता है, ऐसे मरीज़ को खाने के लिए कौन सी चीज़ें देनी चाहिए, उसे कितना पानी पीना चाहिए। मेरे दादा मुझे सब कुछ बताते। मैं मेडिकल स्टूडेंट बन गई और एक डॉक्टर बन गई। मेरे दादा इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका सारा तजुर्बा मैंने अपनी डायरी में महफूज कर लिया और फिर मैंने उस काम के लिए वहीं पर एक बहुत अच्छी जगह बनाई। उसी जगह को मैंने साफ़ करवा कर यहाँ पर टेबल लगवाई, ऐसे लगवाए, छोटे छोटे कमरे बनवाए और उस काम को अच्छे तरीके से शुरू किया। और अब दूर दूर से भी लोग आने लगे थे। वे 7 दिन के लिए अपने आप को हमारे पास जमा कर देते और हम उनसे उस काम के पैसे भी लेते और उनकी मदद भी करते। अगर कोई ऐसा मरीज़ आता जो पैसे नहीं दे पाता तो हम उससे पैसे नहीं लेते थे। और ये देखकर मैं वाकई हैरान थी कि जो काम बड़ी बड़ी दवाइयाँ ना कर सकती थी वह काम इस तरीके से हो जाता था। सारे मसले ख़त्म हो गए थे। मेरे घर वालों ने मेरी बहुत मिन्नत की, मुझे कहा कि ये काम मत करो, लेकिन मुझे मेरे दादा की रिवायत को लेकर चलना था। मेरे घर वालों ने तो मुझे इस काम के लिए पैसे देने से भी इनकार कर दिया। लेकिन फिर पता चला कि मेरे दादा अपने हिस्से की सारी जायदाद मेरे नाम करके गए थे, क्योंकि उनके साथ पोते भी थे। लेकिन शायद वे जानते थे कि मैं उस तरफ चली जाऊंगी। उन्हें पैसों से मैंने ये छोटा सा काम शुरू किया और बेशक लोगों को फ़ायदा भी हो रहा था। फिर अमल को रोकना नहीं चाहिए। कुछ लोग आज भी उनको बुरा समझते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, लेकिन अब वह ज़माना नहीं रहा। कानून भी मुझे नहीं रोक सकता और कुछ और भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई गलत काम नहीं है, एक तरह का इलाज ही है। इससे भी ख़तरनाक और अजीबोगरीब किस्म के होते हैं, वे तो कुछ भी नहीं हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिस चीज़ से मैं इतनी बुरी तरह डर गई थी कि 7 से 8 दिन तक मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, आज वही मेरा ज़रिया बन गया है और सुकून भी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। धन्यवाद दोस्तों।